हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्लीट एएमपी यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फुल सिलेबस को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पहले यूनिट से लेकर 5वें यूनिट तक को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपका भी हाल ही में एग्ज़ाम है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो सेमेस्टर 6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सारे यानी कि पूरे वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और उसको समझना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसमें सारे प्रश्नों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मार्क किया गया है। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले यूनिट से। आते हैं हम लोग पहले यूनिट पर। हमारा पहला यूनिट है जिग एंड फिक्सर। जिग एंड फिक्सर, आप लोगों को पता होगा जिग एंड फिक्सर किसको बोलते हैं। जिग एक ऐसा डिवाइस है जो कि टूल को होल्ड भी कर सकता है और उसको वर्कपीस को गाइड भी कर सकता है। यानी कि यहाँ पे एक साथ दो वर्क होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे जिग का फिगर दिया गया है। यहाँ पे जिग का फिगर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे ये टूल है जो कि वर्कपीस को यहाँ से गाइड भी किया जा रहा है। यहाँ से ये साइड से अंदर की ओर जाएगा। ड्रिल अगर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे टूल को जो है वो गाइड भी किया जाएगा और यहाँ पे होल्ड भी किया जाएगा। वर्कपीस को यहाँ पे होल्ड भी किया गया है। और इसके बाद है फिक्सर। फिक्सर जैसा कि आप लोगों ने अपने वर्कशॉप में भाइस को देखा होगा, हैंड भाइस या फिर आपने बेंच भाइस को वहाँ पर देखा होगा। तो उसमें सिर्फ जो है टूल को होल्ड किया जाता है, यानी कि जो आपका वर्कपीस है उसको सिर्फ पकड़ कर रखा जाता है अच्छे से। तो यहाँ पर ये फिक्सर, भाइस और फिक्सर ये दोनों एक ही टाइप का होता है। फिक्सर का काम है सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करना और जिग का क्या काम है, जिग का काम है वर्कपीस को ये होल्ड भी करता है और टूल को गाइड भी करता है। तो इन बातों को आपको ध्यान से याद रखना है। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग जिग एंड फिक्सर। यहाँ पे दिया गया है एडवांटेज ऑफ जिग एंड फिक्सर। जिग और फिक्सर का क्या क्या एडवांटेज है इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है टू एलिमिनेट द प्रोसेस ऑफ मार्किंग एंड मेजरिंग बिफोर मशीनिंग ऑपरेशन। मतलब कि अगर आपको कुछ भी मशीनिंग ऑपरेशन करना है तो इसके लिए आपको ज़्यादा मार्किंग या फिर मेजरिंग नहीं करना पड़ेगा। उसमें एक अलग से फर्मा टाइप का बना होता है जिससे कि आपको ऑटोमेटिक उसमें लगाने पे आपका फिक्स हो जाएगा वर्कशॉप। और जहाँ पे ड्रिल होना है या फिर कोई भी मशीनिंग प्रोसेस होना है वो डायरेक्टली ड्रिल हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे फिक्स किया जाए तो वो फिक्स रहेगा और जिस पॉइंट पर हम करना चाहते हैं वहीं पर होगा। बार बार हम लोगों को वर्कपीस पे मार्क करने का आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है टू इंक्रीज द मशीन एक्यूरेसी। मशीनिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए भी जिग का यूज करते हैं। जिग और फिक्सर का यूज मशीनिंग एक्यूरेसी यानी कि वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। जो भी टूल बनेगा या जो भी प्रोसेस होगा वो एक्यूरेट होगा। अगला पॉइंट है इट इनेबल मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट। मतलब सेम तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो उनको मास प्रोडक्शन कहा जाता है। सेम तरह के जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको मास प्रोडक्शन कहा जाता है और इससे इन चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। सेम तरह के चीज़ वो काफ़ी जल्दी और कम टाइम में बन जाएंगे। अगला है कि इट रिड्यूस ऑपरेट एफर्ट, यानी कि हम लोगों को कम एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। ज़्यादा एफर्ट यानी कि बार बार कुछ मार्किंग करने का, मेजरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एफर्ट कम लगेगा। अगला पॉइंट है कि इट मेड इट पॉसिबल टू हैव एन अनस्किल लेबर टू परफॉर्म द ऑपरेशन। मतलब कि कोई अनस्किल लेबर भी है जिसको कि ज़्यादा पता नहीं है तो वो भी इस प्रोसेस यानी कि जिग और फिक्सर की मदद से किसी भी वर्कपीस में वर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है इस रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आएगा, पैसा जो लगेगा वो कम हो जाएगा। ये तो सीधी सी बात है, ज़रूर कम होगा। इट इंक्रीज प्रोडक्शन रेट में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट आएगा। यानी कि प्रोडक्शन रेट वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बन पाएगा कम टाइम में। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जिग और फिक्सर का डिफरेंस दिया गया है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको VVI में मार्क कर लेंगे। जिग और फिक्सर के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। जिग क्या होता है, तो ये वर्कपीस को होल्ड करता है और इसको गाइड भी करता है। जबकि फिक्सर जो होता है ये सिर्फ वर्कपीस को क्या करता है, होल्ड करता है। फिक्सर सिर्फ होल्ड करता है, जबकि जिग जो है ये होल्ड भी करता है और टूल को गाइड भी करता है। अगला है कि जिग आर मेड लाइटर फॉर क्विक हैंडलिंग। जिग जो होते हैं वो हल्के होते हैं और वो हैंडलिंग करने में आसान होते हैं। फिक्सर जो होते हैं वो हैवी कंस्ट्रक्शन का होता है, यानी कि वो थोड़ा सा हैवी होता है, उसमें वजन होता है। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है।
अगला है कि इट डू नॉट नीडेड टू क्लैम्प द जिग ऑनटू द टेबल। इसका मतलब है कि जिग को जो है टेबल में क्लैम्प करने का आवश्यकता नहीं है, इसको जनरली हाथ में लेके या कहीं भी रख के इसका यूज किया जा सकता है। जबकि फिक्सर को जो है वो टेबल में या किसी और प्लेस पे क्लैम्प करना ही पड़ेगा, वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। आप कभी भी भाइस को हाथ में लेके वर्क नहीं कर सकते हैं, तो इसको फिक्सर कहते हैं। भाइस जो आप लोगों ने देखा होगा वो एक फिक्सर का ही टाइप होता है। अगला है कि जिग आर कॉमनली यूज फॉर ड्रिलिंग। जिग जो होते हैं वो कॉमनली ड्रिलिंग के लिए यूज करते हैं। ड्रिलिंग मतलब किसी भी वर्कपीस में होल करना, वो ड्रिलिंग होता है। ये ड्रिलिंग के लिए मेनली यूज होता है। ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग एंड टैपिंग। ड्रिलिंग, बोरिंग क्या होता है? बोरिंग किसी भी जो होल होता है उसके साइज को इंक्रीज करना, वो बोरिंग कहलाता है। और रीमिंग मतलब होता है किसी भी होल का फिनिशिंग करना, यानी कि अगर उसका सरफेस होल का सरफेस अगर स्मूथ नहीं है तो उसको स्मूथ करने का जो प्रोसेस होता है उसको रीमिंग कहते हैं। रीमिंग के द्वारा उसको क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं और सरफेस फिनिश उसका इंक्रीज करते हैं। और फिक्सर, फिक्सर का यूज कहाँ पे करते हैं? तो मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लानिंग, टर्निंग, इन सब में फिक्सर का यूज करते हैं। मिलिंग क्या होता है? किसी भी वर्कपीस का अगर आप लोगों को देखा होगा कि क्रॉस सेक्शन को अगर डिक्रीज करना है, क्रॉस सेक्शन से कुछ मटेरियल को रिमूव करना है तो उसको मिलिंग कहते हैं। तो इन सब ऑपरेशन में फिक्सर का यूज होता है। आगे देखते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ जिग। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। टाइप्स ऑफ जिग, जनरली देखा जाए तो दो टाइप का जिग होता है। पहला होता है ड्रिलिंग जिग और दूसरा है बोरिंग जिग। ड्रिलिंग जिग और बोरिंग जिग। ड्रिलिंग जिग मतलब होल करने वाला, और बोरिंग जिग मतलब कि होल के साइज को इंक्रीज करने के लिए जो जिग का यूज करते हैं उसको बोरिंग जिग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ड्रिलिंग जिग का कुछ टाइप है, इसको देखते हैं। ड्रिलिंग जिग, इट इज यूज इन मेनी ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, टैपिंग। इन सब ऑपरेशन में ड्रिलिंग जिग का उपयोग होता है। कौन कौन सा जिग है? तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, बॉक्स एंड हैंडल जिग, लीफ जिग, इंडेक्सिंग जिग और यूनिवर्सल जिग और वाइस जिग। इन सब जिग को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है यहाँ पे टेम्पलेट जिग। पहला क्या है? टेम्पलेट जिग। इसको देख लेते हैं। ये जो है कॉमनली यूज वाला टेम्पलेट जिग होता है। इसमें एक प्लेट होता है, यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। It is simply a plate of a metal made to equal the shape and size of workpiece। ये जो होता है एक वर्कपीस का जितना साइज है उतने ही साइज का एक मेटल का बना होता है और उसी के इक्वल होता है, और सेम उसी के साइज का भी होता है, शेप का होता है। और इसमें कुछ नंबर ऑफ होल्स होता है जो कि ड्रिल बिट को जो है वो गाइड करता है और वहाँ पर ड्रिल को गाइड करके वहाँ पर होल करने में मदद करता है। तो ये कॉमनली यूज जिग है, इसका नाम है टेम्पलेट जिग। इट डू नॉट हैव एनी क्लैंपिंग अरेंजमेंट, हिंस ऑल्सो नोन एज फॉल्स जिग। इसको जो है कहीं भी क्लैंप करने का आवश्यकता नहीं है। क्लैंप यानी कि इसको टेबल में फिक्स नहीं करना पड़ता है। इसको जनरली हाथ में लेके ये कहीं भी रख के इसको यूज कर सकते हैं। काफ़ी आसान सा जिग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो होल बना हुआ है। यहाँ पे वर्कपीस को यहाँ बीच में रख के इधर से होल किया जाता है। तो ये फिक्स है कि यहीं पर होल होता है, साइड यहाँ से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे फिक्स होता है। तो यहाँ पे गलती होने का आवश्यकता नहीं है, यानी कि गलती होने का कोई भी चांसेस नहीं है, आवश्यकता नहीं होगा। इसके बाद है प्लेट जिग। प्लेट जिग जैसा कि नाम से लग रहा है इसमें कोई प्लेट का यूज हो रहा होगा। ए प्लेट जिग इज अ टेम्पलेट जिग विथ क्लैंपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड on it for workpiece. It also has drill buses which helps to guide the drill properly। ये क्या होता है? प्लेट जिग होता है और इसमें क्या होता है? क्लैंपिंग फैसिलिटी होता है। प्लेट जिग में क्लैंपिंग फैसिलिटी होता है, ये वर्कपीस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे देख लें आप लोग, क्लैंपिंग फैसिलिटी है, दोनों साइड से यहाँ पे क्लैंप करने का एक टूल दिया गया है, क्लैंपिंग टूल दिया गया है। It is used to drill holes on larger part with accurate spacing with each other। It is used to drill holes on a larger part with accurate spacing with each other। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे होल करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे 3 होल हो रहा है और सेम डिस्टेंस पे है। तो प्लेट जिग का यूज ऐसे जगह पर किया जाता है। इट इज़ ईजी टू रिमूव चिप ऑन द प्लेट जिग। प्लेट जिग के द्वारा जो है जो ड्रिलिंग के बाद जो चिप आएगा उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं।
फिगर को एक बार देख लेते हैं। ये आपको एक ये ब्लू टाइप का वर्कपीस दिख रहा है। वर्कपीस के ऊपर इस प्लेट जिग को क्या किया गया है, यहाँ पे क्लैंप कर दिया गया है और यहाँ पे यानी कि इसको बांध कर रखा गया है एक टाइप से, और यहाँ पे होल किया जाएगा। ये देख सकते हैं काफ़ी इजी कंस्ट्रक्शन है। आपको एग्ज़ाम में फिगर भी ज़रूर बनाना है, फिगर से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगला जिग है बॉक्स एंड हैंडल जिग। बॉक्स एंड हैंडल जिग देखते हैं। बॉक्स एंड हैंडल जिग, द बॉक्स जिग इज ऑफ बॉक्स लाइक कंस्ट्रक्शन। ये जो बॉक्स जिग है इसका कंस्ट्रक्शन एक बॉक्स टाइप का होता है। इनसाइड विच द वर्कपीस इज लोकेटेड, जिसके अंदर वर्कपीस होता है। एक बॉक्स टाइप का जिग होता है जिसके अंदर वर्कपीस होता है और यहीं पे होल करने का अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये एक वर्कपीस है और यहाँ पे एक ये पूरा बॉक्स टाइप का है। यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये वर्कपीस है जिसको कि यहाँ पे साइड से कैम के द्वारा यहाँ पे फिक्स किया गया है और यहाँ पर से ये ड्रिल बसिंग का यहाँ पे एक होल दिया गया है। ड्रिल बस जो होगा ये यहाँ से इंटर होगा और इसमें फिक्स यानी कि जो इस जगह पे मार्क किया गया है वहीं पर होल होगा। ये काफ़ी थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इसका फिगर, लेकिन ये भी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। द वर्क इज क्लैम्प यूजिंग कैम हैंडल, यानी कि यहाँ पे जो एक कैम हैंडल आपको दिख रहा है इसके द्वारा इसको टाइटली रोटेट करके फिक्स किया जाता है। अगला जिग देखते हैं। अगला जिग कौन सा है? अगला है लिफ जिग। इसमें एक लिफ होगा, प्लेट टाइप का है। ए लिफ जिग इज एन ओपन टाइप ऑफ जिग। ओपन टाइप का जिग होता है। इट कंटेन अ बॉडी एंड अ टॉप प्लेट। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है एक बॉडी है और एक ऊपर में एक टॉप प्लेट है। मेनली दो पार्ट है, एक नीचे का बॉडी और ऊपर का क्या है, प्लेट है। तो इसी को प्लेट यानी कि लिफ जिग कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे वर्कपीस आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कैम लैच के द्वारा एक हुक टाइप का बना हुआ है। ये कैम लैच को नीचे प्रेस करके इस बॉडी में यहाँ पे फंसा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर से होल कर दिया जाता है। यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ होल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। इस फिगर में एक ही दिया गया है, इसमें चाहे तो 2-3 भी हो सकता है। अगला देखते हैं। अगला है इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग क्या है? इंडेक्सिंग जिग आर यूज टू ड्रिल ए होल इन ए पार्टिकुलर पैटर्न। इंडेक्सिंग जिग एक ऐसा जिग है जिसके द्वारा ड्रिल किया जाता है एक पार्टिकुलर पैटर्न में। जैसे हमको एक पैटर्न बनाना है, जैसे कि हमको एल शेप में होल करना है और ड्रिल बनाना है, तो यहाँ पे ये इंडेक्सिंग जिग का यूज होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये एल शेप में क्या है, होल किया गया है। तो ऐसे टाइप के होल करने के लिए इंडेक्सिंग जिग का यूज करते हैं। पार्टिकुलर पैटर्न होता है, ये आपको याद रखना है। इट कंटेन एन इंडेक्सिंग मैकेनिज्म विथ ब्रिंग द वर्कपीस ऑटोमेटिकली टू नेक्स्ट पोजीशन। इसमें एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा क्या होता है, वो जो वर्कपीस होता है वो ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। वर्कपीस वो धीरे धीरे मूव करेगा और जिस शेप में उसको होल करना है, जिस पर्टिकुलर पैटर्न में होल करना है, वैसे पैटर्न में वो ऑटोमेटिकली मूव होता है। इसमें अंदर में एक मैकेनिज्म दिया जाता है इसके लिए। अगला है यूनिवर्सल जिग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जिग है। दिस टाइप ऑफ जिग इज फर्स्ट मैन्युफैक्चर एज ए बेसिक यूनिट इनटू विच अ नंबर ऑफ अदर एलिमेंट एंड पार्ट कैन बी फिटेड टू मेक इट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक जॉब। क्या करते हैं, यूनिवर्सल जिग जो होता है इसमें किसी भी टाइप के वर्कपीस को अंदर से फिक्स किया जाता है और इसमें भी सुटेबल यानी कि इसमें बहुत तरह का ऑपरेशन हो सकता है, होल हो सकता है और ये इसी को यूनिवर्सल जिग कहते हैं। यूनिवर्सल मतलब होता है इसमें बहुत टाइप्स के वर्क्स होते हैं। द सेम बेसिक यूनिट कैन बी अडोप्टेड फॉर डिफरेंट वर्कपीस एंड ऑपरेशन सिंपल, यानी कि डिफरेंट टाइप का वर्कपीस इसमें यूज हो सकता है। इट इज़ यूज अ लीवर एक्टिवेटेड प्लेट विच मेक्स दिस जिग वेरी फास्ट टू लोड एंड अनलोड। इसमें एक लीवर एक्टिवेटेड प्लेट होता है। लीवर एक्टिवेटेड प्लेट यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये क्या होता है, ये जिग को बहुत फास्ट बनाता है इजीली, यानी कि फास्ट में ये वर्कपीस को होल्ड कर सकता है, फिर वहाँ से रिमूव हो सकता है। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होता है। ये यूनिवर्सल जिग है। उसके बाद है यहाँ पे वाइस जिग। वाइस ये काफ़ी इजी जिग है। आप लोगों ने वाइस तो देखा होगा। वाइस जिग, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग स्पेशल इंसर्ट द जॉ ऑफ द बेंच वाइस। मतलब कि एक बेंच टाइप का वाइस होता है। इसमें क्या होता है, बेंच पे ये फिक्स होता है और यहाँ पे बेंच पे फिक्स होता है और यहाँ पे वर्क पीस को लगाकर होल किया जाता है ऊपर से। और ये जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ बेंच होल होता है, यहाँ पे होल से ये बेंच में फिक्स होता है जिससे कि वो बेंच को पकड़ कर रखता है और ये वहाँ से हिलता नहीं है।
उसके बाद यहाँ से इस रॉड को पुश करके, ये क्लैंप है, इसको पुश करके यहाँ पे वर्कपीस को अच्छे से कसकर बांध दिया जाता है, जिसके बाद वो हिलता नहीं है और ऊपर से होल कर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये वाइस जिग है। जनरल कंसिडरेशन ऑफ डिजाइनिंग ऑफ ड्रिल जिग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट देख लेना है कि ड्रिल जिग ये क्यों ज़रूरी है। आगे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है तो हम लोग स्पीड में देखने वाले हैं। उसके बाद है यहाँ पे ड्रिल बुश। ड्रिल बुश क्या होता है? A drill bush is used to position and guide the cutting tool for cutting operation, which is fitted on the jig plate. जिग प्लेट के ऊपर एक बुश लगा होता है, एक बुश जो कि मेटल का बना होता है, स्टील टाइप का होता है, स्टील का बना होता है जनरली। और ये स्टील देखे होंगे आप यहाँ पे स्टील दिया गया, स्टील, कार्बाइड, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, इन सब का बना होता है। और इसी के द्वारा जो है ड्रिल बिट यहाँ से इंटर करता है और यहाँ क्या होता है, जिग के ऊपर से इंटर करता है। सबसे पहले ये बुश में जाता है, फिर यहाँ से जिग के द्वारा वर्कपीस के ऊपर आता है। तो ये बुश इसको डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ ड्रिल बुश। ड्रिल बुश का टाइप कौन कौन सा है? प्रेस फिट बुश, रिन्यूएबल बुशेस, स्लिप बुश, स्क्रू बुश और लाइनर बुशिंग। यहाँ पे फोटो दिया होगा, देख लेते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग बुश दिया गया है। प्रेस फिट, ये जो आपको नॉर्मल दिख रहा है ये प्रेस फिट है, ये प्रेस फिट है। ये जो आपको दिख रहा है लाइनर बुशिंग है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बुश दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रेस फिट बुश को फिक्स बुश भी कहते हैं। प्रेस फिट बुश यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको सिर्फ ऊपर से प्रेस करके यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर से ड्रिलिंग किया जाता है। दिस टाइप ऑफ बुशेस आर प्रेस फिटेड डायरेक्टली इन जिग बॉक्स। जिग बॉक्स में इसको जनरली प्रेस करके फिट किया जाता है। ये काफ़ी आसान जिग होता है। इट इज़ यूज मेनली फॉर शॉर्ट प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। देयर आर टू डिज़ाइन ऑफ प्रेस फिट बुश। पहला होता है प्लेन और दूसरा होता है फ्लेंज और हेडेड बुश। पहला प्लेन होता है, दूसरा होता है फ्लेंज वाला, ऊपर पे फ्लेंज बना होता है इस टाइप से। टाइप ऑफ फिक्सर, उसके बाद हम लोग फिक्सर को देख लेते हैं। फिक्सर अभी पढ़ाया मैंने। फिक्सर का यूज सिर्फ वर्कपीस को फिक्स करने यानी कि वर्कपीस को होल्ड करने के लिए होता है। और काफ़ी तरह के फिक्सर होते हैं, मिलिंग फिक्सर, बोरिंग फिक्सर, ग्राइंडिंग फिक्सर, वाइस फिक्सर। मिलिंग फिक्सर क्या होता है? इसमें मिलिंग ऑपरेशन होता है। मिलिंग फिक्सर में नाम से ही लग रहा है मिलिंग ऑपरेशन होता है। मिलिंग फिक्सर में क्या होगा? मिलिंग फिक्सर, यहाँ पे इसेंशियल फीचर ऑफ मिलिंग फिक्सर दिया है, इसको देख लेते हैं। हैवी बेस होता है, इसका जो बेस होता है वो काफ़ी हैवी होता है, भारी होता है। लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइस होता है और सेटिंग ब्लॉक होता है। इसमें एक क्लैंपिंग डिवाइस होता है जिससे कि वर्कपीस को कस के वहाँ पे क्लैंप किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने वाइस में देखा होगा, वाइस में क्या करते हैं, पीछे के स्पिंडल को घुमाकर, क्लैंप को घुमाकर वर्कपीस को कसा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्लैंपिंग डिवाइस होता है मिलिंग फिक्सर में। ये मिलिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, मिलिंग का हो रहा है यहाँ पे काम। ये साइड से इसको जो है मटेरियल रिमूव किया जा रहा है, तो यहाँ पे मिलिंग का काम हो रहा है। ये कटर है और यहाँ पे मिलिंग का काम हो रहा है। हैवी बेस होता है, फिक्सर है यहाँ नीचे दिया गया। अगला देखते हैं बोरिंग फिक्सर। बोरिंग फिक्सर क्या होता है? जिससे कि बोरिंग का वर्क होता है, बोरिंग प्रोसेस होता है। बोरिंग मतलब कोई भी अगर होल किया गया है और उसके साइज को इंक्रीज़ करना है तो इस प्रोसेस को बोरिंग प्रोसेस कहा जाता है। मतलब कि पहले से ड्रिल किए गए होल का साइज को बढ़ाना बोरिंग प्रोसेस कहा जाता है। याद रखना इसको, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बोरिंग फिक्सर इज डिजाइन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मशीन ऑन विच बोरिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म एंड टाइप ऑफ टूल यूज्ड। बहुत यानी कि इस पे क्या होता है, बोरिंग का ऑपरेशन होता है। ये आप लोग देख लीजिए इसका फिगर। यहाँ पे मशीन स्पिंडल है जिससे कि वर्कपीस को कसा जाएगा। और ये जो आपको येलो टाइप का दिख रहा है ये वर्कपीस है। यहाँ पे स्पिंडल के द्वारा इसको कस के पकड़ कर रखा जाता है। यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे। और ये फिक्सर है, ये जो रेड दिख रहा है ये फिक्सर है और यहाँ पे नीचे इसका बेस है, मशीन है। उसके बाद है ग्राइंडिंग फिक्सर। ग्राइंडिंग ऑपरेशन, इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन द फिक्सर यूजेज ए मैग्नेटिक चक विच इज फिक्स्ड ऑन द टेबल ऑफ मशीन। यहाँ पे एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो कि नॉन फेरस यानी कि फेरस, नॉन फेरस और फेरस मटेरियल इसमें होता है।
और ये वर्कपीस को आपके अंदर चिपका कर रखता है। इसके बाद इस पे ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है। ग्राइंडिंग मतलब इसके सरफेस से मटेरियल को रिमूव करना, वो ग्राइंडिंग होता है। तो ये ग्राइंडिंग फिक्सर हो गया। उसके बाद है वाइस फिक्सर। वाइस फिक्सर क्या है? ये एक वाइस टाइप का फिक्सर होता है। इसमें कि जनरली किसी टूल को बीच में पकड़कर उसको क्लैंप के द्वारा कस दिया जाता है और वहाँ पे वर्क किया जाता है। वाइस फिक्सर हो गया। फिगर इसका देख लें। उसके बाद है लोकेटिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोकेटिंग क्या होता है? ये पिछले बार भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। लोकेटिंग का मतलब होता है किसी भी वर्कपीस को अपने जगह पर लोकेट करना, मतलब कि वो फिक्स करना, और उस फिक्स करने में कितने जगह पे उसको कितने टाइप से उसको क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, किस किस साइड से उसको पकड़ा जाता है। तो लोकेटिंग में इसी को पढ़ते हैं। ये वर्कपीस और कटिंग टूल के बीच का रिलेशन होता है लोकेटिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ 3-to-1 प्रिंसिपल। ये 3-to-1 प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक ये 3-to-1 प्रिंसिपल ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लोकेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड 3-to-1 प्रिंसिपल विच इज़ यूज टू रिस्ट्रिक्ट ऑल द 6 डिग्री। मतलब कि कोई भी जो वर्कपीस होता है वो 6 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इसी को यही जो 6 डिग्री है उसको रोकने के लिए, यानी कि ये मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रिंसिपल यूज करते हैं उसी को 3-to-1 प्रिंसिपल कहते हैं। इसका 3-to-1 प्रिंसिपल क्यों नाम है? तो इसमें 6 साइड जो टोटल है उसमें से 6 जो लोकेटिंग पिन होते हैं उसको यूज होता है। इसमें 3 प्लेन में 6 पिन का यूज होता है। एक साइड से 3 पिन यूज होता है, दूसरे साइड से 2, और एक साइड से 3 पिन का यूज करते हैं लोकेट करने के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे यूज होता है। द 3-to-1 प्रिंसिपल इज ए वर्क होल्डिंग प्रिंसिपल। वर्क होल्ड करने का प्रिंसिपल है। वेयर 3 पिन्स आर लोकेटेड ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो है 3 पिन लोकेटिंग होता है, एक्स वाई पे और वाई जेड पर, और जेड एक्स पर 3 पिन होते हैं, और 2 पिन जो होते हैं 2 पिन आर लोकेटिंग ऑन द सेकेंड प्लेन। सेकेंड प्लेन पे 2 प्लेन होते हैं, दो पिन होते हैं। सेकेंड प्लेन पे 2 पिन होते हैं विच शुड बी परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन के परपेंडिकुलर 2 पिन होते हैं जो कि सेकेंड प्लेन पे होता है। एंड 1 पिन ऑन द प्लेन विच इज मैनुअली परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेन। और एक पिन जो होता है वो पहले और दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलरली, यानी कि थर्ड प्लेन पे एक पिन होता है जो कि इसको 6 डायरेक्शन है वो 6 से क्या करता है, फिक्स करता है। किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं हो सकता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा वाई डायरेक्शन में 3 पिन है, और जबकि जेड डायरेक्शन में 2 पिन है, और एक्स डायरेक्शन में 1 पिन है, जो कि टोटल 6 पिन है, जिससे कि किसी भी वर्कपीस को लोकेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लोकेटिंग मेथड एंड डिवाइस। लोकेटिंग का क्या क्या मेथड है और कौन कौन सा डिवाइस होता है। जनरली 3 टाइप का लोकेटिंग मेथड होता है विच इज़ यूज इन डिफरेंट लोकेटिंग डिवाइस में यूज होता है, और 3 टाइप का लोकेटिंग मेथड होता है। याद रखना इसको, आपको 3 टाइप का, यानी कि 3 टाइप्स का लोकेटिंग मेथड होता है। द सिलेक्शन ऑफ लोकेटिंग डिवाइस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वर्कपीस के अनुसार वो लोकेटिंग डिवाइस को यूज किया जाता है। द डिफरेंट लोकेटिंग मेथड आर फॉलो। क्या क्या लोकेटिंग का मेथड क्या क्या है ये यहाँ पे दिया गया, इसको देख लेते हैं। फ्लैट लोकेटर होता है। फ्लैट लोकेटर यानी कि फ्लैट टाइप का जो वर्कपीस होगा उसको पकड़ने के लिए। सिलेंड्रिकल लोकेटर, उसके बाद कोनिकल लोकेटर, जैक पिन लोकेटर और फिक्स्ड भी लोकेटर। सारे को अच्छे से देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे पहला दिया गया है फ्लैट लोकेटर। ये आपको एक नीचे में ग्रीन टाइप का ये फ्लैट लोकेटर दिख रहा है। ये इसका सरफेस आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे फ्लैट है एकदम से, जिसको कि एक बटन के सहायता से वर्कपीस को यहाँ पे पकड़ा गया है और अच्छे से इसको होल्ड किया गया है। तो ये है फ्लैट लोकेटर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे है सिलेंड्रिकल लोकेटर क्या है, तो यहाँ पे एक बेस होता है, ये ग्रीन टाइप का लोकेटर है, और इसमें एक बेस बना है जो कि सिलेंडर के आकार का है, सिलेंडर, और ऊपर से वर्कपीस को रख दिया गया। यहाँ वर्कपीस आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे फंसा कर रख दिया गया है, और इसमें
कोई भी अब कोई भी इसमें मशीनिंग हो सकता है। यहाँ पे अच्छे से एक होल है जिसके द्वारा यहाँ पे लोकेटर को फिक्स कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, सिलिंड्रिकल लोकेटर होता है इसमें, सिलेंडर टाइप का लोकेटर होता है। ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा होगा, यही है सिलिंड्रिकल लोकेटर। उसके बाद है कोनिकल लोकेटर। कोनिकल लोकेटर ये इसका यूज जो है वो ड्रिलिंग के लिए यूज होता है जनरली। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये येलो टाइप का एक क्या है, कोनिकल लोकेटर है, जिसके ऊपर यहाँ पे टेम्पलेट रखा गया है और यहाँ पे ये फिक्स हो गया है। और ऊपर से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 ड्रिल बुश दिया गया है, जिसके यूज से हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। ये कोनिकल लोकेटर है, याद रखना आपको। इसका फिगर भी आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। कोनिकल लोकेटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है जैक पिन लोकेटर। जैक पिन लोकेटर पे 2 नट बोल्ट होता है, 2 बोल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस टाइप ऑफ लोकेटर पिन इज एम्प्लॉयड फॉर सपोर्टिंग रफ वर्कपीस फ्रॉम द बटन। ये रफ वर्कपीस को पकड़ने के लिए यूज होता है। उसके बाद है फिक्स्ड वी लोकेटर। फिक्स्ड वी लोकेटर क्या होता है, तो इसमें वी टाइप का लोकेटर होता है जिसमें कि सर्कुलर मटेरियल को, सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर जो वर्कपीस होगा उसको इसमें पकड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जितने डायरेक्शन में कोई भी वर्कपीस मूव हो सकता है उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये भी आपको बात याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद है यहाँ पे क्लैंपिंग। क्लैंपिंग क्या होता है, तो क्लैंपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ pressing the workpiece against the locating surface and hold it tightly। क्लैंपिंग एक प्रोसेस है ऑफ प्रेसिंग द वर्कपीस, यानी कि वर्कपीस को प्रेस करके यानी कि दबाने का प्रोसेस है अगेंस्ट द लोकेटिंग सरफेस। लोकेटिंग सरफेस पे उसको दबा कर रखने के लिए जो प्रोसेस का यूज करते हैं उसको क्लैंपिंग कहते हैं। आपको क्लैंपिंग दिख रहा होगा, ये वर्कपीस को यहाँ पे दबा कर रखा गया यानी कि प्रेस करके रखा गया है। द मैकेनिज्म यूज फॉर दिस एक्शन इज नोन एज क्लैंप। इस एक्शन यानी कि जो वर्कपीस को दबा कर रखने वाले एक्शन के लिए जो एक्शन यूज होता है उसी को क्लैंप कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लैंपिंग। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इसको देख लेते हैं। द वर्कपीस मस्ट बी होल्ड रिजिडली ड्यूरिंग ऑपरेशन। वर्कपीस जो होता है वो टाइटली क्या होगा, वो फिक्स होना चाहिए, टाइटली होल्ड होना चाहिए। द टाइम फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग मस्ट बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। मतलब कि उस पर जो वर्कपीस को लोड किया जाता है वो टाइम जो है कम समय का होना चाहिए, नहीं कि उसी होल्ड करने में उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। यानी कि ईजिली कम टाइम में वो वहाँ पे फिक्स भी हो जाना चाहिए और रिमूव भी हो जाना चाहिए। जितना कम टाइम लगेगा वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। इट मस्ट विदस्टैंड वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन को भी कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि वाइब्रेशन कंट्रोल करने का भी इसमें क्षमता होना चाहिए। इट शुड नॉट डैमेज द वर्कपीस, और वर्कपीस के सरफेस पे इससे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा अगर कड़ा मटेरियल का क्लैंप बना देंगे तो वर्कपीस पे उसमें स्क्रैच आने का चांसेस होता है। तो हम लोग थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल का क्लैंपिंग डिवाइस बनाएंगे। अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लैंप। टाइप्स ऑफ क्लैंप क्या है, तो स्टाफ क्लैंप, कैम क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, टॉगल क्लैंप, हाइड्रोलिक एंड पेनोमेट्रिक क्लैंप। यानी कि बहुत तरह का क्लैंप होता है। ये सारा क्लैंप का टाइप दिया हुआ है। स्ट्रैप क्लैंप, कैम क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, टॉगल क्लैंप, हाइड्रोलिक एंड पेनोमेट्रिक। स्ट्रैप क्लैंप में क्या होगा, एक स्ट्रैप यानी कि एक फीता टाइप का मेटल होगा उसके द्वारा क्लैंप करेंगे। कैम में एक कैम का यूज होता है। स्क्रू में हम लोग स्क्रू का यूज करते हैं क्लैंप करने के लिए। तो इसको टॉगल में क्या होता है, एक हुक टाइप का बना होगा। टॉगल क्लैंप में हुक का यूज होगा। हाइड्रोलिक और पेनोमेट्रिक में क्या होगा, हाइड्रोलिक मशीन का यूज होगा किसी भी वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए। यहाँ देख लेंगे आप लोग क्या है, स्ट्रैप क्लैंप है। स्ट्रैप क्लैंप ये दिख रहा है आपको। उसके बाद है यहाँ पे कैम क्लैंप। यहाँ दिख रहा होगा कि कैम के द्वारा यहाँ पे क्लैंप किया गया, ये है कैम क्लैंप। इन सभी को आपको अगर फिर से बाद में देखना है तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को दोबारा देख लें, इससे आपको याद हो जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले तो मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगा, वहाँ आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कैम क्लैंप। अगला कौन सा है, अगला है स्क्रू क्लैंप। ये स्क्रू यहाँ से कस के इसको मूव करके घुमा के इसको कस दिया जाता है, ये है स्क्रू क्लैंप। उसके बाद है टॉगल क्लैंप। टॉगल क्लैंप क्या है, देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे एक टॉगल बना हुआ है, ये जो दिख रहा है इसको टॉगल कहते हैं। और इसको पीछे की ओर आप लोगों ने एक मशीन देखा होगा काटने वाला, जिससे कि वो जो पान खाते समय वो जो सुपारी होता है उसको काटते हैं, तो वो एक टॉगल टाइप का होता है, तो उसी को टॉगल क्लैंप कहते हैं। हाइड्रोलिक एंड पेनोमेट्रिक क्लैंप, इसमें हाइड्रोलिक क्लैंप का यूज होता है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग,
एक एयर वाल्व होता है और यहाँ से क्या होता है, ये पिस्टन बना होता है। पिस्टन यहाँ से मूव होता है और वक को नीचे यानी कि यहाँ से एयर से प्रेस किया जाता है, तो फिर ये नीचे की ओर जाता है और यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, वक्स जो है अच्छे से होल्ड हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिगर को आपको याद रखना है। पिस्टन का एरिया जो है वो 10 स्क्वायर इंच होता है, 10 स्क्वायर इंच होता है, ये भी आपको याद रखना है। और एरिया ऑफ रैम कितना होगा, ये जो नीचे का एरिया है ये रैम एरिया है, 1 स्क्वायर इंच होता है इसका एरिया। हाइड्रोलिक ऑयल इसका प्रेशर 1000 PSI होगा, प्रेशर होगा 1000 PSI। हमारा पहला यूनिट कंप्लीट होता है यहीं पे। अब हम लोग आते हैं दूसरे यूनिट पे। ये हमारा AMP का दूसरा यूनिट है। इसमें हम लोग जिग बोरिंग मशीन और प्लास्टिक मॉडलिंग के बारे में देखेंगे। इसमें मेनली प्लास्टिक मॉडलिंग दिया गया है, तो वो आपको अच्छे से देखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले जिग बोरिंग मशीन के बारे में देख लेते हैं। जिग बोरिंग मशीन क्या है? जिग बोरिंग मशीन इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जिग एंड फिक्सर। जिग बोरिंग मशीन का यूज हम लोग जिग और फिक्सर के क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। विच रिक्वायर्ड ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जिसमें कि जिग और फिक्सर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई डिग्री का एक्यूरेसी को यूज किया जाता है, यानी कि एक्यूरेसी उसमें काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। इट हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि हाई लेवल का एक्यूरेसी होता है, इसमें थोड़ा सा भी टॉलरेंस बहुत कम होता है। लो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि उसमें हीट सहने का क्षमता भी होना चाहिए। और इसमें जो मेजरिंग डिस्टेंस है, लोकेटिंग पिन है और स्पेसिंग होल है, ये सभी का फिक्स जगह होना चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। टाइप ऑफ जिग बोरिंग मशीन। जिग बोरिंग मशीन का टाइप क्या है? जिग बोरिंग मशीन इसका क्या क्या टाइप है? पहला है वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप और दूसरा है प्लेनर टाइप। वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप और दूसरा है प्लेनर टाइप। वर्टिकल मिलिंग मशीन जो है इसको देख लेते हैं, ओपन फ्रंट टाइप। ओपन फ्रंट टाइप, इसको वर्टिकल मिलिंग मशीन को ओपन फ्रंट टाइप भी कहते हैं। इट रिलेट्स वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप, ओपन फ्रंट टाइप भी इसको कहते हैं। इट रिलेट्स इन कंस्ट्रक्शन टू अ वर्टिकल मिलिंग मशीन। ये वर्टिकल मिलिंग मशीन के कंस्ट्रक्शन में इसको यूज करते हैं। वर्टिकल मिलिंग मशीन के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। स्पिंडल रोटेट्स ऑन वर्टिकल कॉलम। जो स्पिंडल होता है वो वर्टिकली जो क्या होता है, रोटेट होता है। यहाँ फिगर में देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे स्पिंडल हेड है और यहाँ पे कॉलम है। ये कॉलम जो बीच का जो पार्ट देखते हैं ये कॉलम होता है, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी इन सारे चीज़ों को। ये कॉलम होता है और यहाँ पे क्या है, स्पिंडल लगा होता है, इसमें ड्रिल वगैरह को यूज होता है। और यहाँ पे टेबल है और इसमें होल बना गया है, इसी के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, जिग और फिक्सर का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसको आपको अच्छे से इसका फिगर भी याद रखना है। इसके बाद देखते हैं क्या है, प्लेनर टाइप। प्लेनर टाइप जो इसको क्रॉस रेल टाइप भी कहते हैं। प्लेनर टाइप को क्रॉस रेल टाइप भी कहते हैं। और इसमें जो स्पिंडल होता है इसका मूवमेंट सारे डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ देख लेंगे ये एक पिलर बना हुआ है, फिर यहाँ पे कॉलम है, तो ये ऊपर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर नीचे, फिर ये आगे पीछे दाएं बाएं, यानी कि सारे डायरेक्शन में यहाँ पे मूव हो सकता है। इसका जो ये बेड है ये भी मूव होता है, जो कि प्लेन होता है। यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये है बोरिंग मशीन, रेल जिग बोरिंग मशीन, क्रॉस रेल बोरिंग मशीन। यहाँ पे क्रॉस टाइप का बना होगा, इसलिए इसका नाम है क्रॉस रेल टाइप बोरिंग मशीन। इसका भी यूज क्या होता है, क्या यूज होता है, तो फिक्सर और जिग के कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है। अगला है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग। प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ को आपको अच्छे से देखना है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो अच्छे से देखना है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर यूज टू कन्वर्ट प्लास्टिक रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो होता है जिससे कि जो फालतू यानी कि वेस्ट जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसके द्वारा एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक यूजफुल और फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसी को प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्लास्टिक प्रोसेसिंग कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बहुत तरह का प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। कौन कौन होता है? पहला है इंजेक्शन मॉडलिंग, पहला है इंजेक्शन मॉडलिंग, उसके बाद है कंप्रेशन मॉडलिंग, उसके बाद है ट्रांसफ़र मॉडलिंग, एक्सट्रूजन मॉडलिंग, कैलेंडरिंग, ब्लो मोल्डिंग और लेमिनेटिंग। ये सारा प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का टाइप है। तो इसको एक एक करके अच्छे से देखते हैं। पहला है इंजेक्शन मोल्डिंग।
इंजेक्शन मोल्डिंग, इसमें नाम सुन के आ रहा होगा कि इंजेक्शन जो सुई देने वाला होता है वो मन में आ रहा है। तो इसमें ऐसा ही कुछ मैकेनिज़्म होता है। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट। प्लास्टिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। मेल्टिंग प्लास्टिक मटेरियल एंड देन इंजेक्सिंग इन मोल्टेन प्लास्टिक इनसाइड। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक को पिघलाकर एक इंजेक्शन के द्वारा जो है एक मॉडलिंग यानी कि उसका जो फर्मा होता है उसमें डाल दिया जाता है। प्लास्टिक को पिघलाकर इंजेक्शन के द्वारा उसके किसी भी प्रोडक्ट के फर्मा बना होता है उसी में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो फर्मा में थोड़ा देर जमने के बाद वो प्रोडक्ट एक फिनिश प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसमें 4 स्टेज होता है। इस प्रोसेस में 4 स्टेज होता है। सबसे पहले क्लैंपिंग किया जाता है। क्लैंपिंग मतलब कि वो जो फर्मा जिसको बोलते हैं उसको क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं। उसके बाद इंजेक्टिंग किया जाता है, मतलब कि उसमें जो पिघला हुआ जो प्लास्टिक है उसको इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है उसमें अच्छे से। उसके बाद कूलिंग होता है, उसके बाद इजेक्टिंग होता है। कूलिंग होने के बाद वहाँ पर से प्रोडक्ट को निकाल लिया जाता है। यहाँ पे क्लैंपिंग, इंजेक्टिंग, कूलिंग और इंजेक्शन दिया गया है। ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया है अच्छे से। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। यहाँ देख रहे हैं, फिगर को अच्छे से देख लेते हैं। ये एक पिस्टन होता है, यहाँ से प्लास्टिक का जो फालतू प्लास्टिक है उसका पाउडर बना के डाल दिया जाता है और यहाँ से ये हीटर लगा होता है जिसके द्वारा ये पिघल कर फिर ये इस इंजेक्शन के द्वारा और नोजल के द्वारा इस मोल्ड में यानी कि फर्मा में यहाँ पे आ जाता है और हम लोग को एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ठंडा होने के बाद। इसको अच्छे से देख लेते हैं। सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है, इंजेक्शन चैम्बर है और यहाँ पे क्या होता है, पिघला हुआ प्लास्टिक होता है। हीटर इसको क्या करता है, पिघलाने का काम करता है। उसके बाद इसका क्या-क्या एडवांटेज है, प्लास्टिक मॉडलिंग का क्या-क्या एडवांटेज है। तो इसका हाई प्रोडक्शन रेट है, क्लोज टॉलरेंस ऑन स्मॉल पार्ट्स है, मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वेस्टेज बहुत कम होता है, कम्प्लेक्स ज्योमेट्री कैन बी इजीली प्रोडक्ट। मतलब जो कम्प्लेक्स टाइप का ज्योमेट्री है यानी कि कुछ ज़्यादा डिज़ाइन वाला शेप का कुछ बनाना है तो ये मेथड उसमें यूज होता है। काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन ईजिली बन सकता है, काफ़ी ईजी प्रोसेस भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि हाइयर टूल कॉस्ट है, यानी कि टूल का जो कॉस्ट होता है, प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है। हाई सेटअप कॉस्ट, सेटअप करने में भी इसको काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्ट है मशीन में, तो इसके लिए इसको ज़्यादा सेटअप कॉस्ट लगता है। लार्ज अंडरकट्स कांट बी फॉर्म, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अगर बड़ा मटेरियल बनाना है तो ये इसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ आता है। उसके बाद एप्लीकेशन क्या-क्या है, यानी कि कहाँ-कहाँ यूज़ होता है इसका। हाउस होल्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑटोमेटिक डैशबोर्ड, मतलब कि जो घरेलू सामान होता है, घर में देखे हों लोग मग वगैरह, वो प्लास्टिक का बना होता है, तो ये इसी प्रोसेस के द्वारा बनता है, प्लास्टिक मॉडलिंग के द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होता है, कई सारा प्लास्टिक का बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड होता है, ये सभी होता है। और ऑटोमोबाइल यानी कि बाइक, कार सब में भी प्लास्टिक के कई सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं, तो वो भी प्लास्टिक मॉडलिंग के द्वारा बनाया जाता है। अगला है कंप्रेशन मॉडलिंग। कंप्रेशन मॉडलिंग ये भी काफ़ी ईजी प्रोसेस है, इसको देख लेते हैं। कंप्रेशन मॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स प्रेसिंग और स्क्वीजिंग अ डिफॉर्मेबल मटेरियल चार्ज बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द हीटेड मोल्ड। मतलब कि यहाँ पे देख लोगे आप लोग, फिगर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक को पिघलाकर यहाँ पर रख दिया गया है और उसके बाद ये जो एक मोल्ड है यानी कि फर्मा जो है, इसमें ये ऊपर से पंच को यहाँ पर से प्रेस किया जाता है, यानी कि पंच को यहाँ पे दबा दिया जाता है, जिससे कि ये प्लास्टिक जो है, पिघला हुआ प्लास्टिक, ये अपने शेप में आ जाता है, जिस शेप का वो बना हुआ है और वो फाइनल ठंडा होने के बाद उसको निकाल लिया जाता है। काफ़ी ईजी प्रोसेस है। इसके बाद है कंप्रेशन मोल्डिंग, ये वही दिया गया है। कंप्रेशन मोल्डिंग का एडवांटेज देख लेते हैं। हैवी प्लास्टिक पार्ट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बड़ा पार्ट भी इसमें बन सकता है। कम्प्लेक्स शेप पार्ट कैन बी इजीली मैन्युफैक्चर, यानी कि कम्प्लेक्स शेप यानी कि ज़्यादा डिजाइन वाला भी बन सकता है। सरफेस फिनिश ऑफ अ पार्ट इज गुड, सरफेस फिनिश जो आता है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। रिलेटिवली लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल जो है वो उसका वेस्टेज लो होता है। अदर जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इसमें कम वेस्टेज होता है। इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू इंजेक्शन मॉडलिंग, इंजेक्शन मॉडलिंग से इसमें कम पैसा लगता है। डिसएडवांटेज क्या है, लो प्रोडक्शन रेट है, इसमें ज़्यादा स्पीड में काम नहीं होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। पार्ट विथ अंडरकट इज डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर, जिसमें अंडरकट है वो मैन्युफैक्चर करने में डिफ़िकल्टीज आता है। उसके बाद है ट्रांसफ़र मॉडलिंग। ट्रांसफ़र मॉडलिंग क्या है, ट्रांसफ़र मॉडलिंग आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 चैम्बर बना गया है, एक चैम्बर यहाँ है और एक चैम्बर यहाँ पे है। तो क्या होता है यहाँ पे एक
पोर्ट बना होता है, ट्रांसफ़र पोर्ट, सबसे पहले पिघलाकर इसमें दिया जाता है और फिर इसमें एक छोटा-सा होल होता है जिसके द्वारा फाइनली मोल्ड में यानी कि फर्मा में दिया जाता है। यहाँ पे फिगर देख के भी आप समझ सकते हैं। ये जो क्या है, पंच है, पंच के द्वारा इस पोर्ट में, ट्रांसफ़र पोर्ट को प्रेस किया जाता है और ये जो यहाँ पे पिघला हुआ मटेरियल है वो इस पाइप के द्वारा अंदर आ जाता है और यहाँ पे एक मटेरियल का निर्माण होता है, एक प्रोडक्ट का जो है वो क्या होता है, निर्माण हो जाता है, वहाँ बन जाता है। इसका पार्ट का नाम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हीटर लगा हुआ है और यहाँ पे ये ट्रांसफ़र पोर्ट है। ये क्या है, इसको मोल्ड कैविटी कहते हैं। मोल्ड कैविटी मतलब फर्मा का जो कैविटी है, होल है। यहाँ पे इजेक्टर पिन है, ये नीचे तो गया है, इजेक्टर पिन है और ये मोल्डेड पार्ट है जो बना हुआ प्रोडक्ट है। इसके बाद है ट्रांसफ़र मॉडलिंग इज़ कैरिड आउट फॉलो। ट्रांसफ़र मॉडलिंग से क्या-क्या होता है वो दिया गया है। द प्लास्टिक मटेरियल इज़ प्रीहीटेड एंड लोडेड इनटू होल्डिंग चैम्बर। क्या होता है, प्लास्टिक मटेरियल को हीट करके पिघलाया जाता है और होल्डिंग चैम्बर में डाला जाता है। उसके बाद उस होल्डिंग चैम्बर को पंच के द्वारा प्रेस किया जाता है या फिर पिस्टन के द्वारा प्रेस किया जाता है और एक नैरो पाइप के द्वारा उस जो मोल्ड कैविटी है, मोल्ड वाला प्रेशर फर्मा है जहाँ पर, वहाँ पर उसको डाल दिया जाता है तो वो अपने शेप में आ जाता है और एक नए प्रोडक्ट का क्या होता है, निर्माण होता है। एडवांटेज इसका क्या है, इट हैज़ फास्ट सेटअप टाइम। इसका सेटअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट वो काफ़ी कम है। प्लास्टिक पार्ट विथ मेटल इंसर्ट कैन बी मेड। उसके बाद है डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, मतलब इसका डायमेंशनल स्टेबिलिटी है, ज़्यादा हिलता-डुलता नहीं है। उसके बाद है एक्सट्रूजन मोल्डिंग। एक्सट्रूजन मोल्डिंग ये जो है इंजेक्शन मोल्डिंग टाइप का ही होता है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें हल्का इंजेक्शन होता है, उसके बाद एक्सट्रूजन मतलब ये खींच के बनाया जाता है, पाइप टाइप का बनाया जाता है। एक्सट्रूजन मोल्डिंग इज यूज्ड टू फॉर्म प्लास्टिक मटेरियल इनटू प्री डिफाइंड शेप। पहले से डिफाइंड शेप में प्लास्टिक मटेरियल बनाया जाता है। ड्यूरिंग प्रोसेस द मटेरियल इज मेल्टेड एंड पुश्ड थ्रू ए एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन फ्रॉम अ लॉन्ग ट्यूब लाइक शेप और रॉड। मतलब इसमें लंबे ट्यूब को बनाने में, पाइप को बनाने में या फिर लंबे रॉड को बनाने में इस प्रोसेस का यूज करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग फिगर में क्या होता है, इस प्लास्टिक मटेरियल को यहाँ पे डालते हैं, यहाँ हीटर होता है, ये गर्म होता है। उसके बाद यहाँ से प्रेस करके इधर से इस कूलिंग चैम्बर में यहाँ पे एक हल्का सा क्या होता है, स्ट्रॉ होता है, यहाँ पे कि एक्सट्रूजन के द्वारा यहाँ पे कूलिंग चैम्बर होता है और ये अपने शेप में यहीं पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रूजन ये निकल जाता है बाहर, ठंडा भी हो जाता है और प्रोडक्ट तुरंत बन भी जाता है। काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है ये, यहाँ पे रुकने का ज़रूरी नहीं होता है। सेम डायमेंशन का प्रोडक्ट वो निकलता ही रहता है, जैसे कि पाइप वगैरह। एडवांटेज इसका क्या है, प्रोडक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी है, डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। कंटिन्यूअस पार्ट कैन बी प्रोड्यूस, मतलब कि कंटिन्यूअसली जो है वो कोई भी प्रोडक्ट बन सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पार्ट ओनली बी मैन्युफैक्चर, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्रॉस सेक्शन उसका सेम ही रहेगा और उसको क्रॉस सेक्शन को चेंज करना है तो मशीन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसमें सेम क्रॉस सेक्शन बनते रहता है, कंटिन्यूअसली बनता है। एप्लीकेशन क्या है, तो इसको रोड बनाने में, प्लेट बनाने में, ट्यूब बनाने में, वायर बनाने में और केबल बनाने में इसका यूज करते हैं। ब्लो मॉडलिंग, ब्लो मॉडलिंग क्या है, ब्लो मॉडलिंग देखते हैं। ब्लो मॉडलिंग होता है जिसमें ब्लो सुने होंगे आप लोग, हवा जो ब्लो किया जाता है, फूँक के जैसे गुब्बारा फुलाया जाता है, तो ये एयर ब्लो होता है। ब्लो मॉडलिंग इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग होलो प्लास्टिक पार्ट। होलो प्लास्टिक पार्ट यानी कि जो अंदर से खोखला होता है, जैसे कि आप लोगों ने डब्बा देखा होगा प्लास्टिक का जिसमें कुछ सामान वगैरह रखते हैं, प्लास्टिक का डिब्बा होता है, ऑयल वगैरह का या पानी पीने वाला जो बोतल होता है, तो वो क्या होता है, अंदर से हॉलो होता है, तो वो जो है ब्लो मॉडलिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लास बॉटल बनाया जाता है और उसमें हवा को मारकर फुला के बनाया जाता है और उसका शेप में लाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक एक फरमा दिया गया है, मोल्ड जिसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल को डाल के यहाँ से एयर को ब्लो किया जाता है और वो अपने ये जो मोल्ड मटेरियल होता है, पिघला हुआ जो प्लास्टिक होता है, ये अपने शेप में आ जाता है और यहाँ पर से शेप में बन जाता है, तो फिर वो प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। उसके बाद है कि ब्लो मॉडलिंग इज कैरिड आउट एज फॉलोज। In blow molding, a hot tube of plastic material is placed between two halves of a mold. The mold is closed and air और नॉन रिलेटिव गैस लाइक आर्गन ब्लो अंडर प्रेशर, मतलब कि अंदर में जो एयर भी डाल सकते हैं और आर्गन भी डाल सकते हैं। 20 से 40 MPa प्रेशर पर उसको डाला जाता है। एडवांटेज क्या है, हाई प्रोडक्शन रेट है, हॉलो शेप
ऑफ वेरियस साइज विथ थिन वॉल्स कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि पतला जो वॉल है वो बन सकता है, हॉलो शेप का मटेरियल बन सकता है। लो कॉस्ट मेकिंग हॉलो शेप बनाने में कॉस्ट कम लगता है इस प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद है यहाँ पे कैलेंडरिंग देख लेते हैं। कैलेंडरिंग सुन के लग रहा है कोई कैलेंडर टाइप होगा, डेट देखने वाला, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे डेट देखने का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लास्टिक मॉडलिंग का बात हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का ही काम हो रहा होगा, तो देखते हैं क्या काम है। कैलेंडरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ शीट प्लास्टिक बाय रोलिंग द हीटेड प्लास्टिक बिटवीन मल्टीपल रोलर, यानी कि क्या होता है, हीटेड प्लास्टिक जो होता है, पिघला हुआ जो प्लास्टिक होता है, वो क्या होता है, उसको एक रोलर के बीच में डाल दिया जाता है, या फिर 2-3 रोलर के बीच में डाल के उसको शीट बनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, प्लास्टिक शीट बनाया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा, इसी को कहते हैं कैलेंडरिंग। इन दिस प्रोसेस हीटेड डॉटी पेस्ट, ये डफ़ी पेस्ट क्या होता है, डफ़ी पेस्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे रोटी बनाने से पहले आटा को अच्छे से उसका लुगदी बनाया जाता है, तो उसी लुगदी टाइप का जो पेस्ट होता है उसको डफ़ी पेस्ट कहते हैं। तो वैसा पेस्ट बनाया जाता है, और सीरीज ऑफ हॉट रोलर के बीच में उसको डाल के क्या करते हैं, यूनिफॉर्म थिकनेस यानी कि सेम थिकनेस का क्या बनते हैं, सीट बनाते हैं। अगला प्लस है लेमिनेटिंग क्या है, लेमिनेटिंग क्या होता है, तो लेमिनेटिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को लेमिनेट करना, उसके ऊपर पतला सा एक परत चढ़ाना लेमिनेटिंग कहलाता है। कोई भी अगर कोई सामान है मेटल का ही है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का इस प्रोसेस से क्या करते हैं, लेमिनेटिंग करते हैं। तो ये भी इजी प्रोसेस है, देख सकते हैं इसको। जैसे शीशा के ऊपर भी लेमिनेटिंग किया जाता है। तो यहाँ पर से हमारा दूसरा यूनिट भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे यूनिट पर। ये एएमपी का तीसरा यूनिट है, जो कि है मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस। मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग जनरली मशीनिंग और मशीनिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। मशीनिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो मशीनिंग इज़ बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ मटेरियल, मतलब कि किसी भी वर्कपीस से मटेरियल को जो रिमूव करते हैं, किसी भी प्रोसेस के द्वारा जो मटेरियल को रिमूव करते हैं, चाहे वो ग्राइंडिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, किसी भी प्रोसेस में अगर मटेरियल से या फिर वर्कपीस से अगर मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मशीनिंग हो रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ईजी है मशीनिंग, समझ गए होंगे। और यहाँ पे मशीनिंग 2 टाइप से हो सकता है, एक होता है इंटरेक्टिंग टूल एंड होता है नॉट इंटरेक्टिंग, मतलब कि वो किसी प्रोसेस में टूल को वर्कपीस से इंटरेक्ट करना पड़ता है, मतलब कि बिना टूल का वर्कपीस में लगना पड़ता है, और किसी प्रोसेस में टूल जो है दूर से ही वर्कपीस पे वर्क कर लेता है, और बिना टूल के वर्कपीस में सटे हुए मटेरियल रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस से होता है मशीनिंग प्रोसेस। इफ टूल इंटरेक्ट विथ द वर्कपीस देन मटेरियल रिमूवर टेक प्लेस इन फॉर्म ऑफ चिप, यदि टूल जो है वो वर्कपीस से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो मटेरियल रिमूव जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो मटेरियल रिमूव चिप के फॉर्म में होता है, यानी छोटा छोटा मटेरियल का चिप बनता है। इफ़ देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, अगर वर्कपीस और टूल के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, देन मटेरियल रिमूवर में अकर्स विथ चिप फॉर्मेशन और इवन नो चिप फॉर्मेशन, अगर बिना टूल और वर्कपीस के इंटरेक्शन के हुए वहाँ से मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो चिप जो होगा वो चिप मटेरियल जो होगा वो चिप के फॉर्म में भी हो सकता है, और चिप के फॉर्म में नहीं भी हो सकता है, वो पिघला हुआ एक स्लग के रूप में भी वहाँ से मटेरियल रिमूव हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ पे देख रहे हो आप लोग मशीनिंग, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टूल और वर्कपीस इंटरेक्ट हो रहा है, एक दूसरे से चिपक रहा है। जबकि यहाँ पे लेजर बीम मशीनिंग, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे दूर से ही मशीनिंग प्रोसेस होता है, दूर से ही लेजर रे को उसमें वर्कपीस में दिया जाता है, जिससे कि कटिंग होता है। तो यहाँ पे इंटरेक्टिंग नहीं हो रहा है, और यहाँ पे इंटरेक्टिंग हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। What is ट्रेडिशनल मशीनिंग, what are it लिमिटेशन। ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या है और इसका क्या क्या लिमिटेशन है, तो यहाँ देख लेते हैं। इन ट्रेडिशनल मशीनिंग व्हेन टूल एंड वर्कपीस बोथ इंटरेक्ट विथ ईच अदर बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन देम मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस गेट रिमूव फ्रॉम चिप। ट्रेडिशनल मशीनिंग में क्या होता है, टूल और वर्कपीस एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, मतलब कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से लगता है, इसको ट्रेडिशनल मशीनिंग कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, चिप जो होता है, मटेरियल जो होता है वो चिप के रूप में रिमूव होता है। देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस और टूल के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है। ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग मशीनिंग,
मशीनिंग ट्रेडिशनल मशीनिंग में जो है सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी का ही यूज होता है। चिप फॉर्मेशन टेक प्लेस, यहाँ पे चिप फॉर्मेशन ज़रूर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग, ट्रेडिशनल मशीनिंग का क्या क्या लिमिटेशन है इसको देख लेते हैं। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मशीनिंग एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल लाइक मटेरियल मेड अप ऑफ कार्बाइड सिरामिक एंड मटेरियल। ये जो प्रोसेस है ट्रेडिशनल मशीनिंग, जिसमें कि टूल और वर्कपीस इंटरेक्ट करता है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल वो इस पर मशीनिंग नहीं हो सकता है। हार्ड मटेरियल का मशीनिंग नहीं हो सकता है, जैसे कि कार्बाइड का अगर वो बना है या फिर सिरामिक का बना है, तो ये सब मटेरियल यहाँ पे मशीनिंग नहीं हो सकता है। किस मेथड से? तो ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड से। अगला है कि मैन्यूट होल कांट बी ड्रिल, यानी कि छोटा छोटा होल जो है वो नहीं बन सकता, छोटा होल नहीं बन सकता है। इससे आप थोड़ा सा बड़ा होल बना सकते हैं, छोटा होल नहीं हो सकता है। कम्प्लेक्स शेप स्ट्रक्चर कांट बी जनरेटेड, कम्प्लेक्स जो शेप होता है, ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह जो होता है, वो इस प्रोसेस से नहीं बन सकता है। ये सब इसका क्या है, लिमिटेशन है। नीड ऑफ मॉडर्न मशीनिंग पर, मॉडर्न मशीन का ज़रूरी क्यों पड़ा? तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह इससे हो सकता है, और कोई भी हार्ड मटेरियल है वो भी कट सकता है, तो ये सभी इससे हो सकता है। और ब्रिटल मटेरियल भी होता है, यानी कि वो वाला जो था, यानी कि ट्रेडिशनल मशीनिंग था, उसमें ब्रिटल मटेरियल का यूज नहीं होता था, ब्रिटल मटेरियल पे मशीनिंग नहीं होता था। जबकि ये जो मॉडर्न मशीनिंग है, ट्रेडिशनल में नहीं हो रहा था, लेकिन मॉडर्न में जो है ये सारा काम हो सकता है। ब्रिटल पे भी काम हो सकता है, हार्ड मटेरियल पे भी काम हो सकता है। तो ये सभी इसका क्या एडवांटेज है मॉडर्न मशीनिंग का। ये मॉडर्न मशीनिंग हो गया। फीचर ऑफ मॉडर्न मशीनिंग, मॉडर्न मशीनिंग का क्या क्या फीचर है? देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, टूल और वर्कपीस के बीच में क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। टूल जो है वो दूर से ही यहाँ पे मशीनिंग कर देता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लेजर से किसी भी सीट को काट दिया जाता है बीचों बीच, तो वो सभी क्या है, मॉडर्न मशीनिंग है। वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता है टूल और वर्कपीस के बीच में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉडर्न मशीन का कुछ फ़ोटोज़ दिया गया है। ये अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है, अल्ट्रासोनिक, ये लेज़र बीम मशीनिंग है। लेज़र बीम का इसमें यूज होता है। वाटर जेट, इसमें वाटर जेट के द्वारा किसी वर्कपीस को काट दिया जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा यहाँ पे मशीनिंग होता है। ये सभी क्या है, ये सभी मॉडर्न मशीनिंग है। इसको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी कह सकते हैं। ट्रेडिशनल मशीनिंग और नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। इंटरेक्शन बिटवीन कटिंग टूल एंड वर्कपीस, यानी कि टूल और वर्कपीस के बीच में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, और नॉन ट्रेडिशनल में इंटरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व होता है। और नॉन ट्रेडिशनल में बहुत टाइप का एनर्जी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, या फिर रेडिएशन वाला जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है, ये सभी यूज हो सकता है। चिप फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें चिप फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। और ट्रेडिशनल मशीनिंग में वर्क हार्डनिंग टेक प्लेस, यानी कि वर्क हार्डनिंग हो सकता है। इसमें वर्क हार्डनिंग डजन अकर्स, नॉन ट्रेडिशनल में वर्क हार्डनिंग नहीं हो सकता है। टूल मस्ट बी हार्डर देन वर्क पीस, ट्रेडिशनल मशीनिंग में क्या होता है, टूल जो है वो वर्क पीस से हार्ड होना चाहिए, ऐसा ज़रूर होता है, नहीं तो टूल ही ख़राब हो जाएगा, टूल को हार्ड होना चाहिए। जबकि जो नॉन ट्रेडिशनल मशीन है उसमें टूल का वर्कपीस से हार्ड होना ज़रूरी नहीं है। ये सभी देख लिया हम लोगों ने। अब दूसरा देखते हैं, कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, ईडीएम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। VVI क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। ईडीएम क्या है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है मटेरियल का डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा मटेरियल का डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे फोटो दिया गया है, यहाँ पे वर्क पीस है और ये टूल है। यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, और यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, जो कि टूल और वर्क पीस के बीच में भी डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है। और इसमें जब करंट आता है, वोल्टेज ज़्यादा आता है, तो क्या होता है, वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होता है, और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के द्वारा फिर इसको पंप कर दिया जाता है। यानी कि ये डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड इसमें होता है, जो कि हमेशा पंप होता रहता है। इसमें सर्वो मोटर होता है, सर्वो कंट्रोल होता है, मोटर होता है, पंप होता है, ये सभी इसमें होता है। और फिल्टर भी होता है। फिल्टर से क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में जो चिप आ जाता है उसको रिमूव किया जाता है फिल्टर के द्वारा।
कंस्ट्रक्शन क्या है ईडीएम का कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। इस कंसिस्ट ऑफ डीसी सोर्स हुज पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू वर्कपीस। ये डीसी सोर्स का इसमें यूज होता है और जो वर्कपीस होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और टूल में नेगेटिव यूज होता है। वर्कपीस में पॉजिटिव जुड़ा होता है और टूल में नेगेटिव चार्ज जुड़ा होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट से 400 वोल्ट के बीच में यूज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो वो 50 वोल्ट से 400 वोल्ट के बीच में होना चाहिए टूल और वर्कपीस के बीच में। टूल और वर्कपीस यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में 50 वोल्ट से 400 वोल्ट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इस कंसिस्ट ऑफ आरसी सर्किट। आरसी सर्किट यानी कि इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह लगा होता है, तो इसमें यही यूज होता है। उसके बाद टूल क्या है, इसमें टूल जो है वो ग्रेफाइट का, कास्ट आयरन का, सिल्वर का, कॉपर का, टंगस्टन का, इन सभी मटेरियल का टूल यूज होता है। डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड क्या है, जैसा कि आप लोगों ने फिगर में अभी देखा था, एक डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड था जो कि टूल और वर्कपीस के बीच में एक हल्का सा गैप था, उसी में भरा हुआ था। इट इज़ प्लेस बिटवीन टूल एंड वर्कपीस प्लस ऑफ द मेल्टेड मटेरियल। मेल्टेड जो मटेरियल होता है या फिर जो रिमूव फालतू मटेरियल होता है, कटिंग मटेरियल होता है, चीप होता है, उसको डाई इलेक्ट्रिक के द्वारा क्या होते हैं, फ्लश करते हैं, यानी कि वहाँ से हटाया जाता है। उसका नोजल क्या होता है, नोजल क्या होता है, नोजल फ्लश आउट द मेल्टेड मटेरियल। नोजल भी क्या करता है, मेल्टेड मटेरियल को फ्लश करता है बाय फोर्सिंग द स्टीम ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को फोर्स के से भेजता है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो होता है उसके आगे में नोजल लगा होता है जो कि ज़्यादा प्रेशर से वहाँ पे मटेरियल, जो रिमूव मटेरियल है, मेल्टेड मटेरियल है, उसको हटाया जाता है। द मटेरियल रिमूवर टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ इरोजन। इरोजन प्रोसेस के द्वारा मटेरियल को रिमूव करते हैं। यहाँ पे सर्वो कंट्रोल सिस्टम होता है, वही डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के लिए यहाँ पे इसका वर्किंग दिया गया है। तो वर्किंग तो को मैंने आपके फिगर में ही समझा दिया था। डाइलेक्ट्रिक लिक्विड क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज एन इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव लिक्विड, मतलब कि ये नॉन कंडक्टिव लिक्विड होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ऐसा लिक्विड होता है जिसमें करंट नहीं फ्लो होता है। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड वही बना होता है, यानी कि कंडक्टर नहीं होता है। और ये इस बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल का इसमें प्रॉपर्टी होता है। डाइलेक्ट्रिक स्टैंड भी होता है। डिजेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, इस मस्ट हैव लो विस्कोसिटी। जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रहेगा वो उसका विस्कोसिटी लो होगा, यानी कि वो उसका जो थोड़ा सा पतला टाइप का मटेरियल होगा वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा, यानी कि विस्कोसिटी कम होगा। इट डजेंट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, जहरीला एलिमेंट इसमें नहीं होगा। इस मस्ट बी इनफ्लेमेबल, और ये इसमें आग लगने का, यानी कि आग इसमें नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा उससे आग लग सकता है। तो ये इनफ्लेमेबल होना चाहिए। इट डजेंट हैव टेंडेंसी ऑफ बबल फॉर्मेशन अदरवाइज इट लीड टू कैविटेशन। इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है बबल फॉर्मेशन का टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे बबल का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, वहाँ पे कैविटेशन हो जाएगा। कैविटेशन आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, कि कैविटेशन से जो होता है वो पाइप वगैरह में हल्का हल्का वो कैविटेशन आ जाता है और छेद हो जाता है, तो वहाँ पे बबल से ही ऐसा होता है। तो बबल उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में नहीं बनना चाहिए। इट मस्ट बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ ईडीएम। ईडीएम का एडवांटेज क्या है, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। ईडीएम का एडवांटेज है कि टूल और वर्कपीस के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। और कम्प्लेक्स सेक्शन एंड वीकर वर्कपीस कैन बी मशीन वेरी इजीली, यानी कि कम्प्लेक्स सेक्शन को काफ़ी इजीली मशीन किया जा सकता है। नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस सिंस नो चेंज ऑफ टूल वेयर एंड नो, यानी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं होता है टूल और वर्कपीस के बीच में, तो टूल को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। वेरी फाइन एंड माइन्यूट होल कैन बी ड्रिल इजीली, छोटा सा होल भी बन सकता है, जबकि ट्रेडिशनल मशीनिंग में देखे देखिए बहुत छोटा, यानी कि माइन्यूट होल नहीं हो पा रहा था, जबकि यहाँ पे ईडीएम में हम लोग माइन्यूट होल को कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल है ईडीएम, ये आधुनिक मशीन है एक तरह से। एक्सट्रीम हार्ड मटेरियल कैन बी मशीन वेरी इजीली, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है उसको भी मशीन कर सकते हैं। कार्बाइड को भी यूज़ कर सकते हैं, सिरामिक को भी मशीनिंग किया जा सकता है। गुड सरफेस फिनिश कैन बी अचीव्ड, एक अच्छा सरफेस फिनिश मिलेगा। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है ये देखते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि एक्सपेंसिव ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा लगेगा।
कन्वेंशनल मशीन के अकॉर्डिंग। नीड मोर एरिया सरफेस, ज़्यादा एरिया में इसको इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस डाइलेक्ट्रिक में लीड टू डैमेज द वर्कपीस, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो वर्कपीस को डैमेज भी कर सकता है। ये ज़्यादा एनर्जी को कंजप्ट करता है, ज़्यादा पैसा लगेगा, इंस्टॉलिंग चार्ज ज़्यादा लगेगा, तो ये सभी आपको खुद से लिख देना है। और ये कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ही सूटेबल होता है। अगर आपका मटेरियल प्लास्टिक का मटेरियल है तो वहाँ पे ये ईडीएम नहीं हो सकता है। ऐसा ईडीएम में वैसे ही मटेरियल पे मैशनिंग होगा जो कि इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, यानी जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सिल्वर, इन सब पे हो सकता है। जैसे लकड़ी पे अगर आप करना चाहिए या प्लास्टिक पे करना चाहिए तो ईडीएम प्रोसेस उस पे नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टॉर्शन मशीन वहाँ पे यूज नहीं होगा, वहाँ पे कंडक्टर मटेरियल चाहिए। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईडीएम, इट बेसिकली वॉल्यूम है मटेरियल रिमूव पर मिनट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव होता है। एक्यूरेसी क्या होता है इसका? एक्यूरेसी देखिए, ईडीएम का एक्यूरेसी है ±0.05 mm, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है? हीटेड अफेक्टेड जोन। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे वायर कट ईडीएम, डब्ल्यू ईडीएम क्या है? वायर कट ईडीएम। यहाँ पे इसका फिगर समझ लेते हैं, फिगर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ समझ में आता है। ये जो वायर ईडीएम है ये काफ़ी इजीली कंस्ट्रक्शन है इसका। यहाँ पे देख लेते हैं, 2 रील है यहाँ पे जिसमें कि वायर को रोल किया गया है, और ये वायर इस यहाँ पे एक व्हील है छोटा सा, उसके द्वारा व्हील यहाँ पे घूमते रहता है। और वर्कपीस भी जो है ये तो फिक्स होता है। ये जो वायर का जो अरेंजमेंट है वो एक जगह पे फिक्स होता है और बस वो रोटेट करता है एक दूसरे से दूसरे जगह, यानी कि वायर मूव होता है और वो फिक्स जगह पे होता है। जबकि यहाँ पे जो वर्कपीस होता है ये क्या होता है? आगे पीछे ऊपर नीचे ये दाएँ बाएँ ये सारे डायरेक्शन में मूव होता है और वहाँ पे कटिंग होता है, और ये यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है कटिंग के लिए। तो यहाँ पे कटिंग जो है वो काफ़ी ईज़िली होता है, और कोई भी शेप में ईज़िली कंस्ट्रक्शन कोई भी सा भी, चाहे आप ज़िगज़ैग लाइन में आपको कटिंग करना है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, कटिंग काफ़ी ईज़िली हो सकता है। बस आपको वर्कपीस को उसी डायरेक्शन में मूव करना है जैसे आपको कटिंग चाहिए। तो यही है डब्ल्यू ईडीएम, वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्जन मशीन। ये तो मैंने समझा दिया, ये काफ़ी इजी कंस्ट्रक्शन है इसका। वायर ड्राइव सिस्टम, यहाँ पे वायर ड्राइव सिस्टम भी मैंने बताया। वायर ड्राइव सिस्टम जो है ये 3 फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट परफॉर्म 3 फंक्शन टू फीड फ्रेश वायर फ्रेश वायर को फीड करता है, यानी कि नया वायर को इसमें फीड किया जाता है, घुमाया जाता है। इट रिमूव द वायर बाय वायर टेकअप रोलर, ये वायर बाय वायर टेकअप रोलर के द्वारा मूव होता है। ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेंशन इन वायर अप्रॉक्स 50 से 60% ये क्या करता है? अब बनाए रखता है, यानी कि उसमें हल्का सा टेंशन बनाए रखता है, तनाव को बनाए रखता है। वर्किंग क्या है इसका? वर्किंग भी मैंने समझा दिया कैसे वर्क होता है, तो ये आप खुद से लिख भी लेंगे। अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं मेरी बातों को तो आप एग्ज़ाम में ईज़िली लिख पाते हैं। मैंने आपको काफ़ी ईज़ी शब्दों में बताया है, तो शब्दों पर ध्यान दें, थ्योरी को ना देखें। शब्द अगर आप अच्छे से दिमाग में रहता है तो आप खुद से वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये सब देख लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एलबीएम, लेज़र लेज़र जनरेटिंग यूनिट। लेज़र जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? यहाँ से लेज़र जनरेट किया जाता है। इस कंसिस्ट ऑफ रूबी रॉड, फ्लैश लैंप, आरसी सर्किट, पावर सप्लाई, मिरर। मतलब ये जो है ना, ये लेज़र जनरेटिंग यूनिट जो है ये फ्लैश लैंप इसमें यूज होता है, आरसी सर्किट यूज होता है, पावर सप्लाई का यूज होता है और मिरर का यूज होता है। तो इसमें इन सारे चीज़ का यूज होता है किसके लिए? लेज़र को जनरेट करने के लिए। लेज़र से किसी भी वर्क पे वर्किंग यानी कि मशीनिंग किया जाता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मिरर है, फ्लैश लैंप है, सॉरी ये फ्लैश लैंप है, दोनों साइड में यहाँ से यानी कि फ्लैश मारा जाता है। और ये ऊपर में क्या है? 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर, यानी कि यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन होता है। जितना रे जाएगा उतना टोटल का टोटल वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे एक और रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, यानी कि यहाँ पे क्या है ये जो लो इंटेंसिटी का जो रे होगा उसको ये नहीं पास होने देगा, ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। उसके बाद हाई इंटेंसिटी का यहाँ पे रे आएगा और यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा यहाँ पे एक जगह पे कंसंट्रेट होके क्या होगा? वर्कपीस पे आएगा, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पावर रहेगा और यहाँ पे कटिंग वगैरह ईजिली हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, द रूबी रॉड इज सॉलिड क्रिस्टल हैविंग एल्युमिनियम ऑक्साइड रब्ड विद क्रोमियम ऑक्साइड। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी, ये जो यहाँ पे स्क्वायर टाइप का ये रूबी रॉड होता है, एक शीशा का बना होता है ये, इसके अंदर रिफ्लेक्शन वगैरह का काम होता है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इसमें होता है और क्रोमियम ऑक्साइड इसमें होता है भरा हुआ। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड बराबर रूबी रोड, इन सबको मिला के रूबी रोड बनता है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को मिलकर क्या बनता है, रूबी रोड बनता है। Doping is done in such a way that 0.05% aluminum ions will replace by Cr3 आयन। मतलब अल्मोनियम आयन जो है वो क्रोमियम आयन में रिप्लेस हो जाता है। ऐसा मैंने आपको वर्किंग समझा दिया है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम है, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद कोलिमेटिंग लेंस है, वर्क टेबल, यहाँ पे वर्क टेबल है। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम में यहाँ पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो कि कूलिंग का काम करता है। वर्क टेबल होता है जिस पे की वर्कपीस को रखा जाता है। वर्किंग ऑफ लेजर बीम मशीनिंग, आप यहाँ पे देखते हैं लेजर बीम मशीन का वर्किंग कैसे होता है, ये तो मैंने समझा दिया था। यहाँ से लेजर जनरेट होता है, यहाँ पे फ्लैश लैंप होता है, यहाँ से फ्लैश किया जाता है और जो कि रूबी रॉड के अंदर जाता है, और रूबी रॉड में यहाँ रिफ्लेक्टिंग लेंस होता है। तो सर जूम करके देखते हैं, यहाँ पे फ्लैश लैंप से फ्लैश दिया जाता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग लेंस पे इस फ्लैश, जब ये फ्लैश जब आता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस पार्शियली इंजेक्शन रिफ्लेक्शन मिरर पे आता है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर एक जगह पे कंजर्व होके यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस पे पड़ता है और फिर ये लाइट एक जगह पे कंसंट्रेट होके यहाँ वर्कपीस पर आता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, जिससे कि कटिंग हो जाता है। उसके बाद क्या है देखते हैं, तो ये लेजर बीम मशीनिंग हो गया। यहाँ पे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन ईडीएम एंड एलबीएम। ईडीएम मतलब इलेक्ट्रिक डिस्टॉर्शन मशीन और ये है एलबीएम लेजर बीम मशीन। तो ये मैंने देख लिया था। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पार्क इरोजन। ईडीएम जो है स्पार्क इरोजन पे काम करता है और ये एलबीएम जो है ये लेजर बीम के प्रिंसिपल पे काम करता है। और उसके बाद क्या है, इट यूजेज इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये इलेक्ट्रिक स्पार्क को यूज करता है और एलबीएम में लेजर बीम का यूज होता है। इट यूज फॉर ओनली कंडक्टिंग मटेरियल। ईडीएम जो है ये कंडक्टिंग मटेरियल के यूज होता है, धातु के लिए यूज होता है, और एलबीएम ये किसी भी मटेरियल के लिए यूज होता है। वो धातु हो सकता है, प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, कुछ भी हो सकता है। डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड इसमें यूज होता है, इसमें नो डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड इज यूज। डाइलेक्ट्रिक यूज एलबीएम में डाई इलेक्ट्रिक लिक्विड यूज नहीं होता है। ड्यू टू कैविटेशन टूल वेयर टेक प्लेस। कैविटेशन के कारण टूल वेयर हो जाता है और इसमें एलबीएम में तो डाइलेक्ट्रिक होता नहीं है, तो वहाँ पे टूल वेयर होने का संभावना नहीं होता है। उसके बाद है यहाँ पे ईसीएम, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से देखना। ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में क्या होता है, इसमें केमिकल का यूज होता है, जैसा कि नाम से लग रहा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का यूज होता है। और डीसी सोर्स का इसमें जो होता है, आपको फिगर से मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूँ। अभी मैं इसके वर्किंग को समझा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझना है। ईसीएम के वर्किंग को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो एग्ज़ाम में आप अपने से खुद से अच्छे से लिख पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या है ईसीएम में। ईसीएम में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, नीचे आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा होगा, सॉरी, यहाँ पे नीचे इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि पंप किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में HCl होता है, FeSO4 होता है, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल जो होते हैं वो यहाँ से फीड किया जाता है। कुछ पंप होता है और प्रेशर गेज होता है, इसके द्वारा यहाँ पे फीड किया जाता है। जब ये फीड किया जाता है तो यहाँ पे ये वर्कपीस और टूल के बीचों बीच होकर ये फीड किया जाता है इस इलेक्ट्रोलाइट को। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, जब ये यहाँ पे जब ये जो क्या यहाँ पे टूल जो है इसको जब इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता है तो ये क्या होता है, वर्कपीस जो होता है, वर्कपीस का जो H+ आयन होता है, वर्कपीस का जो H+ आयन होता है, ये इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा
खींच लिया जाता है। H+ आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन को H+ आयन और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच लिया जाता है और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये टूल जो है यहाँ पे एक फेरस मटेरियल होता है जो कि इसमें मिल जाता है और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और यहाँ पे जिस शेप का टूल होता है, उसी शेप का यहाँ पे कटिंग हो जाता है। क्यों होता है? तो यहाँ पर से वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट के कारण, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, जिसके कारण कि वहाँ से H+ आयन का क्या होता है, वहाँ से H+ आयन को वर्कपीस से मूव हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे एक होल बन जाता है और होल हमेशा वर्कपीस पे होल हमेशा टूल के टाइप का ही बनेगा। जैसा टूल है वैसा ही होल बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसा टूल रहेगा वर्कपीस पे वैसा ही होल बनेगा, जैसा टूल वैसा होल बनेगा। अगर वर्कपीस आपका चौकोर है, चौकोर आकार का है, तो वहाँ पे चौकोर होल ही बनेगा और अगर वर्कपीस अगर राउंड टाइप का है तो वहाँ पे राउंड होल बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसा टूल वैसा होल, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी कंडक्टिंग मटेरियल का ही यूज होता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से यहाँ पे पढ़ लें। डीसी सोर्स में क्या यूज होता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 3 से 4 वोल्ट यूज होता है। उसके बाद टूल क्या होता है, इलेक्ट्रिक, इसमें कौन सा टूल यूज होता है, टूल इसमें कोई भी फेरस मटेरियल का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या क्या यूज होता है, NaCl होता है और NaNO3 यूज होता है। वो NaCl जैसा कि मैंने बताया था, NaCl और वाटर सोल्यूबल NaNO3 यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। उसके बाद इसमें एक फ़िल्टर होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसॉल्व होता है वो उसको छानने में मदद करता है, फ़िल्टर। उसका सर्वो कंट्रोल होता है जो कि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को प्रेशराइज करता है और पंप करता है, तो वो सर्वो कंट्रोल के द्वारा होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल इसका दिया गया है, वर्किंग मैंने समझा दिया आपको यहाँ पर से थोड़ा सा इसको रिएक्शन को याद कर लेना है, ये एग्ज़ाम में आपको लिखना है, काफ़ी ज़्यादा नंबर मिलने वाला है अगर आप रिएक्शन को लिख देंगे तो। ये सारे को आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे रिएक्शन वगैरह को याद कर लेना है। यहाँ पे टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ईसीएम का हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज है। तो इसमें नेग्लिजिबल टूल वेयर, यानी कि टूल वेयर जो है इसमें काफ़ी कम होता है, ना के बराबर होता है टूल वेयर। ये क्योंकि कांटेक्ट में डायरेक्टली आता नहीं है वर्कपीस के, इसलिए यहाँ पे टूल वेयर नहीं होता है। एक ही टूल कई बार चलता है, बार चलता है। कम्प्लेक्स एंड कन्वेक्स कर्वेचर कैन बी प्रोड्यूस वेरी इजीली। इसमें क्या होता है कि कन्वेक्स या फिर कम्प्लेक्स हो या फिर कन्वेक्स हो या फिर कनकेव सरफेस हो, कोई भी सरफेस वो इजीली फॉर्म होता है। ये कनकेव कन्वेक्स कोई भी इजीली फॉर्म हो जाता है इसमें। जैसा टूल लगाएंगे, अगर आप कनकेव टाइप का टूल लगाते हैं तो कनकेव सरफेस ही मिलेगा, और कन्वेक्स अगर टूल लगाते हैं तो वहाँ पे कन्वेक्स सरफेस ही देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, नो फोर्स और रेजिजुअल स्ट्रेस आर प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पे फोर्स वगैरह का ज़्यादा यूज होता नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक केमिकल का यूज होता है। उसके बाद है कि एक्सेलेंट सरफेस फिनिश इज प्रोड्यूस, यानी कि सरफेस फिनिश जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, काफ़ी एक्सेलेंट होगा। उसके बाद है कि लेस हीट इज जनरेटेड, काफ़ी कम हीट यहाँ पे जनरेट होता है, हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। उसके बाद इसका क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन देख लेते हैं। रिस्क ऑफ टूल एंड वर्कपीस कोरोजन इंक्रीज, रिस्क ऑफ टूल एंड वर्कपीस कोरोजन इंक्रीज, रिस्क ऑफ टूल एंड वर्कपीस कोरोजन इंक्रीज, यानी कि टूल और वर्कपीस पे कोरोजन होने का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होता है। इन द केस ऑफ सलाइन एंड एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं तो वहाँ पे पानी का भी कुछ मात्रा होता है, तो वहाँ पे कोरोजन का चांसेस होता है। इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कंड्यूसिंग मटेरियल, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल के लिए यूज होता है। अगर आपका कोई मटेरियल ऐसा है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं फॉलो होता है तो वो मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है, वैसे मटेरियल पे वर्क नहीं हो सकता है। हाई पावर कंजप्शन, यानी कि इसमें पावर जो है वो ज़्यादा पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी कि इनिशियल कॉस्ट जो होता है, शुरुआती कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। उसके बाद यहाँ पे ईसीएम और ईडीएम में डिफरेंस दिया गया है, क्या क्या डिफरेंसेस है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से देखना है, ये एग्ज़ाम में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ईसीएम और ईडीएम, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन। तो यहाँ पे देखते हैं ईसीएम ईडीएम में क्या होता था, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड यूज होता था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता था। इट वुड वर्क ऑन स्पार्क इरोजन, ये जो है ईडीएम जो है स्पार्क इरोजन प्रिंसिपल पे काम करता था, जबकि इस ईसीएम जो है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करता है। ईडीएम मटेरियल इज रिमूव थ्रू मेल्टिंग, ईडीएम में क्या होता है, मेल्टिंग के द्वारा मटेरियल रिमूव होता है, और ईसीएम में मटेरियल इज रिमूव थ्रू एनोडिक डिसोल्यूशन, मतलब इसमें डिसोल्यूशन के द्वारा मटेरियल रिमूव होता है। ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन्वॉल्व, ईडीएम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेनली यूज होता है, और ईसीएम में इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी दोनों यूज होता है। ईडीएम में हाई वोल्टेज होता है और ईसीएम में लो वोल्टेज हाई करंट का यूज होता है, और इसमें मटेरियल लो एमएमआर होता है, और इसमें हाई एमआरआर होता है। एमआरआर क्या है, मटेरियल रिमूविंग रेट। इसमें ईडीएम में लो मटेरियल रिमूविंग रेट रहेगा, इसमें 1000 मीटर स्क्वायर पर मिनट होगा, और इसमें हाई एमआरआर होगा, यानी कि 1500 मीटर क्यूब पर मिनट होगा। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, यूएसएम क्या है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक रे का यूज होता है। इन दिस अ टूल ऑफ डिजायर्ड शेप वाइब्रेट्स एट एन अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी दैट इज अबव 20 किलोहर्ट्ज विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 15 to 50 माइक्रोमीटर टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस। इसमें क्या होता है, इसमें एक टूल होता है जो कि डिजायर्ड शेप का होता है, कुछ गिवन शेप का होता है, और वो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के द्वारा वाइब्रेट्स करता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज होता है अप्रॉक्स, और इसी के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस से। ये आपको याद रखना है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन के द्वारा क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। 20 किलोहर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है, और 15 से 50 माइक्रोमीटर इसका एम्पलीट्यूड होता है। जनरली अ टूल इज प्रेस्ड डाउनवर्ड विथ अ फीड फोर्स। इसमें क्या होता है, एक टूल होता है जिसको कि फीड दे के नीचे की ओर फोर्स किया जाता है, बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। टूल और वर्कपीस के बीच में यहाँ पे फोर्स दे के क्या किया जाता है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स दिया जाता है। और क्या होता है, मशीनिंग जोन इज फ्लोडेड विथ हार्ड एब्रेसिव पार्टिकल जनरली इन टर्म ऑफ वाटर विथ स्लरी। एज द टूल वाइब्रेट्स ओवर वर्कपीस एब्रेसिव पार्टिकल एक्सेस एंड इंसिडेंट और टूल एंड वर्कपीस। वो जो टूल वाइब्रेट करता है वर्कपीस के ऊपर, तो एब्रेसिव पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है, और उस पर क्या करता है, वर्क करता है, टूल और वर्कपीस दोनों पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, वो अब वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रहा है। फिगर में आप लोग देख सकते हैं। एलिमेंट ऑफ यूएसएम में कौन कौन सा एलिमेंट यूज होता है, कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। जनरली इसमें एसी करंट का यूज होता है, इस यूएसएम में एसी करंट होता है, जबकि उधर जो था ईसीएम और ईडीएम उसमें डीसी सप्लाई का यूज हो रहा था, ये आपको याद रखना है। और यूएसएम में अल्ट्रासोनिक मशीन में एसी करंट का यूज हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर, इसमें एक ट्रांसड्यूसर है जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिक्टिव के द्वारा वर्क होता है। टूल विथ कंसर्न हॉर्न, टूल यूज होता है जो कि हॉर्न होता है। इसमें अब्रेसिव स्लरी का यूज होता है, अब्रेसिव स्लरी। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिगर में क्या क्या इसमें यूज हो रहा है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है लेकिन मैनेज करना है। यहाँ पे ये टैंक में अब्रेसिव स्लरी है जो कि यहाँ पे पंप किया जाता है, और यहाँ पे मशीनिंग जोन पे दिया जाता है अब्रेसिव स्लरी। यहाँ पे टेबल है, एक फिक्सर है जो कि वर्क को फिक्स करके रखता है, पकड़ के रखता है। फिर यहाँ पे वर्क पीस है, और एक कटिंग टूल है। कटिंग टूल क्या होता है, वाइब्रेट होता है। अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर होता है जो कि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक ऑसिलेशन का क्या काम है, ये वाइब्रेट कराता है। यहाँ पे टूल होल्डर है, कनेक्टिंग बॉडी है। ये यहाँ पे एक क्वाइल है, क्वाइल क्या करता है, इसके फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड को मैनेज करता है। अब्रेसिव स्लरी देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ क्या, वर्किंग तो मैंने समझा दिया है। एडवांटेज ऑफ यूएसएम, एडवांटेज देख लेते हैं और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। यूएसएम का एडवांटेज क्या है, एनी टाइप ऑफ हार्ड मटेरियल कैन बी इजीली मशीन, कोई भी हार्ड मटेरियल इसमें इजीली मशीन हो सकता है।
और इसका डिसएडवांटेज क्या है, एब्रेसिव स्लरी हैज़ टू बी रिप्लेस पीरियडिकली। पहले हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज को देखेंगे। तो इसमें कोई भी मटेरियल मशीन हो सकता है, इट कैन बी यूज फॉर बोथ कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव मटेरियल। इसमें कंडक्टिव और नॉन कंडक्टिव मटेरियल दोनों का यूज हो सकता है, धातु हो या अधातु हो, कोई भी यूज हो सकता है। कम्प्लेक्स शेप विथ गुड सरफेस फिनिश कैन बी इजिली अचीव। कम्प्लेक्स शेप जो होता है, वो ज़्यादा लेंदी जो शेप होता है, डिजाइन वगैरह हो गया, तो वो ईजिली अचीव हो सकता है। उसके बाद है क्या, नो हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस। इसमें हीट जो है जनरेट नहीं होता, हीट जनरेट नहीं होता, जैसा कि ईसीएम में भी हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, जबकि ईडीएम जो देख रहे थे तो उसमें क्या था, हीट प्रोड्यूस हो रहा था। यूएसएम में और ईसीएम में हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं यूएसएम का। इसका डिसएडवांटेज है कि एब्रेसिव स्लरी हैज़ टू बी रिप्लेस पीरियोडिकली, मतलब कि एब्रेसिव स्लरी जो है उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा एक फिक्स टाइम पीरियड पे। उसके बाद है कि द मेटल रिमूवर रेट इज लो, मेटल रिमूविंग रोड रेट जो है वो स्लो है, यानी कि मेटल रिमूव वो धीरे धीरे होगा। MMR इज लो, MRR इज लो होगा, ये लिखना है आपको। इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट एंड टूल कॉस्ट इज हाई। इनिशियल इक्विपमेंट जो होगा वो महंगा होगा। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड्स रेगुलर मेंटेनेंस, इक्विपमेंट्स जो भी हैं उसको रेगुलर मेंटेनेंस का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद है एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इसमें क्या होता है कि एब्रेसिव मटेरियल होता है। एब्रेसिव मटेरियल जैसे कि हो गया कि सैंड हो गया या फिर कोई मेटल का चिप हो गया, तो ये इसको एब्रेसिव मटेरियल कहते हैं। कई तरह के एब्रेसिव मटेरियल होते हैं, और इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे मैं फिगर के द्वारा आपको समझा देता हूँ, काफ़ी ईजी है। एब्रेसिव एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इसमें क्या होता है, एक जेट होता है जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जेट है। जेट के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे वर्कपीस पे एक जेट के द्वारा एक प्रेशर से एब्रेसिव मटेरियल को स्प्रे किया जाता है। यहाँ पे एक नोजल में छोटा सा होल होता है जो कि काफ़ी प्रेशर से एब्रेसिव मटेरियल को वर्कपीस की ओर यहाँ पे फोर्स करता है, जिससे कि वर्कपीस पे होल हो जाता है। इसमें मुख्य मेन जो रोल है वो एब्रेसिव मटेरियल का है। एब्रेसिव मटेरियल जब वर्कपीस पे पड़ता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वहाँ से मटेरियल रिमूव होता है, मेटल रिमूव होता है, जिससे कि कुछ भी वर्किंग हो जाता है, कटिंग वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे वाटर यूज होता है और एब्रेसिव पाउडर यूज होता है। वाटर और एब्रेसिव पाउडर को मिक्स करके इस टैंक में रखा जाता है, और यहाँ से एब्रेसिव मटेरियल को मिक्स करके इस पाइप के द्वारा नोजल में दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, कटिंग होता है। तो ये काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी ईजी कंस्ट्रक्शन है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। इसमें थोड़ा सा कम कॉस्ट लगता है और ईजिली कटिंग भी हो जाता है। काफ़ी हार्ड मटेरियल भी इससे कटिंग होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैस सप्लाई किया जाता है, यहाँ से पाउडर और पाउडर और एब्रेसिव मटेरियल लिया जाता है। यहाँ पे वाइब्रेटर है जो कि हल्का सा उसको पाउडर को वाइब्रेट करता है, जिससे कि वो कंटिन्यूअस क्वांटिटी में वो उस पाउडर को सप्लाई किया जाए। यहाँ पे वाल्व होता है जिससे कि बंद चालू करते हैं इस नोजल को। ये तो समझ लिया हम लोगों ने, काफ़ी इजी था ये अल्ट्रासोनिक सॉरी एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग ये काफ़ी इजी है, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये तीसरा यूनिट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चौथे यूनिट को पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो चौथा और पाँचवा यूनिट जो है हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग चौथे और पाँचवें यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुआ है, कोई भी कुछ समझने में दिक्कत हुआ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता दें, तो मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग मात्र 2 घंटे में, 2 घंटे से कम में ही पूरे एएमपी को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।